इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 देख रहे हैं, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी रूल है, द कंपनी रूल 1773 से 1858, और दूसरा द क्राउन रूल 1858 से 1974 तक। सॉरी 1947 होना चाहिए यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम कंपनी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का, अमेंडिंग एक्ट 1781, एक्ट ऑफ 1786, उसके बाद 4 चार्टर अधिनियम है 1793, 1813, 1833 और 53। तो सबसे पहले चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट का एम क्या है? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 को पास होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन टेरिटरीज, मेनली इन बंगाल। तो बंगाल के क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके रूल्स और रेगुलेशन को चलाने के लिए ये एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये पहला अटेम्प्ट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ कंपनी इन इंडिया। तो ये पहला अटेम्प्ट है कंट्रोल एंड रेगुलेट, मतलब कंपनी के अफेयर्स में कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये पहला एक्ट पारित होता है। क्योंकि 1757 में हमें पता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। तो वहाँ पे चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं और इंडियन काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। तो कुछ इंडियन के पक्ष में भी रेगुलेशंस होते हैं, और ब्रिटिश कंपनी जो होती है उसको ठीक से चलाने के लिए ये एक्ट पारित होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। तो वारेन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था। इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव था, वो गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी हुआ करता था, लेकिन मेनली बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहली बार वारेन हेस्टिंग को एज अ गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। द गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल बिकम द जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो बेसिकली क्या है, जो गवर्नर जनरल बंगाल का होता है वो ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, जितने भी क्षेत्र होते हैं ब्रिटिश के अधीन इंडिया में, वो लगभग सभी का गवर्नर हो जाता है ना। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ ऑल ब्रिटिश इन इंडिया, और रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है सारे ब्रिटिश गवर्नर ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो इसके पहले बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल ऑफ सारे ब्रिटिश टेरिटरी का हुआ करता था। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का नियुक्त होता है बेसिकली, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता है, वारेन हेस्टिंग। फीचर्स क्या है इसके? गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर। हाँ, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नमेंट होता है बेसिकली ये सब ऑर्डिनेट हो जाता है बंगाल के, मतलब बंगाल के रूल रेगुलेशन से भी ये भी चलेगा, और इसके गवर्नर जनरल के आदेश पे ही यहीं के कार्य होंगे सारे, जो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर अपॉइंटेड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल with the supervisory power over the presidencies of Madras, now Chennai and Bombay. तो ये फोर्ट विलियम the main provision of the act were appointed of Governor General of Fort William in Bengal. तो बंगाल के फोर्ट विलियम में ये सारे प्रोविजन और गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना, ये सारे प्रोविजंस और सुपरवाइजरी पावर हो गया, एंड ओवर द प्रेसिडेंसी इन मद्रास और बॉम्बे। तो ये सारी चीज़ें बंगाल के विलियम फोर्ट में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, है ना। रिमेनिंग प्रेसिडेंसी होती है उसको भी रूल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता 1774 में।
और सर एलिजा एम्फे ब्रिटिश भारत के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, 1774 में होता है। फिर उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट आता है, तो ये इस्टेब्लिश करता है डुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड दिस चेंजेस कंटिन्यू थ्रू 1858। और ये सारी चीजें 1858 तक चलेंगी, डुअल कंट्रोल रहेगा इंडिया पे। द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो जो कंपनी के टेरिटरी क्षेत्र होते हैं वो सब ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश के अधिकार में होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है, हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट से कंट्रोल धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट चली जाती है, और जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सारे वहीं से रेगुलेट होते हैं। एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होती हैं। और इसमें दो चीजें, डायरार्की डुअल गवर्नमेंट होती है, डबल रूल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डायरार्की सिस्टम यहाँ से इम्प्लीमेंट हो जाता है। डायरार्की में क्या है, जैसे कि पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए। प्रशासन का कार्य कैसे रहेगा उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कुछ मेंबर्स नियुक्त होते हैं और वो प्रशासनिक कार्य करते हैं, और ये सारी चीजें इंग्लैंड से होती हैं। दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एस्टेब्लिश होते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, है ना, कंपनी का ट्रेड हो गया। तो कंपनी के मामले को सही करने, उसको चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और प्रशासन के कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 है। कुछ थोड़ी सी बातें इसमें भी हैं, जैसे गवर्नर जनरल वाज डिक्लेयर्ड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन फोर्सेस। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल पर्पस को देखता था, वो चीफ इंडियन फोर्सेस का भी चीफ हो गया, है ना, जो सैनिक बल होता है। The act allowed the unification of the offices of the Governor General and Commander in Chief of British India. तो यूनिफिकेशन, एकीकरण हुआ ऑफ द ऑफिसेस ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये दोनों फंक्शन एक ही बंदा करता था, तो इसीलिए ऑफिसेस का क्या हो गया, यूनिफिकेशन, एकीकरण हो गया। मतलब एक ही ऑफिस से ये सारे काम संभाले जाएंगे, है ना। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वही कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसी को नियुक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 है, द पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड एक्सपेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। तो इंडियन रेवेन्यू जो भारतीय पैसा है अर्निंग का कंपनीज के थ्रू, तो उसमें प्रोविजन बनाया गया सैलरीज के लिए, मेंबर ऑफ कंट्रोल्स, जो मेंबर उसमें नियुक्त होंगे उसके लिए, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन अथॉरिटी ओवर द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। यस, तो पिछले एक्ट्स में भी ये था ना, गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल अथॉरिटी होता है वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे भी हो जाता है। दिस एक्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का अलग, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, वैसे ही जुडिशियल फंक्शन के लिए इस दोनों का काम इंडिपेंडेंट हो जाता है। पहले दोनों एक ही में था, एक ही संस्था के द्वारा किया जाता था, अब ये सेपरेट हो गया। द कंपनीज ट्रेड वाज टू बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। और फिर 20 साल के लिए कंपनी का ट्रेड एक्सटेंड हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। फिर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है। ट्रेड और मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू एंड, मतलब इसको खत्म कर दिया जाता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, और भी इंग्लैंड के और भी कंपनीज आई, मोनोपोली खत्म कर दिया गया। मतलब एक ही कंपनी नहीं पूरा रेवेन्यू कलेक्शन करेगी, ट्रेड नहीं करेगी, और भी कंपनी आएंगी उसमें, और उनका भी पार्टनरशिप कह सकते हैं, या फिर उनका भी पार्टीशन होगा, है ना, वो भी ट्रेड कर सकते हैं।
एंड ओपन द डोर ऑफ ऑल ब्रिटिश कंपनी, और भी जितनी ब्रिटिश कंपनी है उनके लिए भी दरवाजा खुल गया। कंपनी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ट्रेड मोनोपोली एक्सेस इन टी एंड ओपियम, तो कंपनी डिप्राइव्ड वंचित कर दिया गया ऑफ इट्स ट्रेड मोनोपोली, तो जो व्यापार का मोनोपोली था, एक ही कंपनी देखती थी, उसको खत्म कर दिया गया। किसको किसको छोड़ के? टी और ओपियम ट्रेड इन इंडिया, चाय और ओपियम के ट्रेड को छोड़ के उसकी मोनोपोली खत्म हो गई। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट was given complete control over the company's affairs and its administration in India. Board of Control were established in England. तो ब्रिटिश का पोजीशन हो जाता है, एक तरीके से अधिकार हो जाता है ना, कॉलोनी तो था ही और ज्यादा अधिकार हो गया। फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर भी हो जाता है, कंपनी के सारे मामले ब्रिटिश के अधीन हो जाते हैं। पहले क्या था, बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी जैसी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारे कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता है, वहां से सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेट होती हैं। और इसके साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया में तो था ही, अब इंग्लैंड में भी स्टेब्लिश हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए तो फिर वो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे, है ना। क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में क्या है, इट वर अलाउड टू एक्सप्रेस रिलीजन इन इंडिया, मतलब ये अपने धर्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं इंडिया में, ऐसा अलाउ कर दिया गया क्रिश्चियन मिशनरीज। प्रोवाइडेड अ सम ऑफ 1 लाख ईयर मार्केट एनुअली फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी गई क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन लोग थे वो यहाँ पे आके अपना धर्म का प्रसार एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, और एजुकेशन के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी की गई थी। चार्टर एक्ट 1833, 20 साल के बाद फिर दूसरा चार्टर आता है, फिर 1853 में भी आएगा। तो इसमें क्या है, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया दैट ऑफ क्राउन रूल बिगिन। अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, अब वो क्राउन रूल बिगिन होता है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो गवर्नमेंट था उसका जो हेड होता था वो बेसिकली एक मोनार्की सिस्टम चलता है, राजतंत्र चलता है वहां पे, तो फिर वो क्राउन का शासन इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो गया। इंग्लैंड में तो था ही, अब वही शासन इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अब इंडिया उनके अधीन हो चुका है, ऐसा मानते हुए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज टू बी कॉल्ड वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट में क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय की उपाधि मतलब दी जाएगी, अब उसको वायसरॉय कहेंगे, वायसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाएगा। विच वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन रूल इन इंडिया, अब ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा पूरे क्राउन रूल को इंडिया में। इसके पहले क्या था, जो गवर्नर जनरल था वो भी रिप्रेजेंटेटिव ही था, लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत वो रिप्रेजेंट करता था। जबकि इसमें क्या है, इसमें जो वायसरॉय होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा क्राउन रूल का। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बनाया जाता है। द सिस्टम डायरेक्टली डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है ना, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वाज एबोलिश्ड। बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको एबोलिश कर दिया जाता है। द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी, हाँ तो अब पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन का है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया हैविंग 150 मेंबर्स। तो काउंसिल का एक मेंबर होंगे, उसमें 150 मेंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 है ना। दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट, इट वाज एंड ऑफ द गवर्नर जनरल विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया।
तो गवर्नर जनरल का एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है. इट वॉज ऑल्सो क्लासिफाइड सेगमेंटेड द वर्क ऑफ गवर्नर जनरल, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल को क्लासिफाई कर दिया जाता है, सेगमेंट बांट दिया जाता है ना. देयर आर एन एडिशन ऑफ 6 मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. देयर आर 12 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरेट काउंसिल. तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर इलेक्टोरेट काउंसिल के होते हैं, है ना. द ओपनिंग ऑफ सिविल सर्विस फॉर ऑल द इंडियन पीपल. अब सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता था उसमें इंडियन को भी इंक्लूड किया जाएगा. इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. तो अभी प्रेजेंट का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है इंडिया का, तो इसका फाउंडेशन अभी से हो जाता है. इनेक्टेड बाय, कहाँ से इनेक्ट होता है, तो पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. रॉयल एसेंट कब मिलता है, 2 अगस्त 1858. कमेंस्ड लागू कब होता है, 1858. स्टेटस मतलब अभी ये अमेंडेड हो चुका है, अभी ये प्रेजेंट में नहीं है. तो ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. फीचर्स क्या हैं, तो वायसरा वाज टू बी असिस्टेड विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल. वायसरा जो नियुक्त हुआ था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा असिस्ट किया जाता है. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज गवर्नर जनरल एंड वायसरा, बोथ सेम पर्सन टू बी अवॉइडेड कंप्लीट. जो गवर्नर जनरल था अब वो वायसराय हो चुका है और दोनों ही ब्रिटिश क्राउन को, दोनों बंदे एक ही हैं, मतलब अब वायसराय कहा जाने लगेगा, वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा. द वायसराय एंड द गवर्नर्स ऑफ द वेरियस प्रेसिडेंसी वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन. ये सब क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. तो ये डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है इस एक्ट के तहत. द एक्ट एबोलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट ऑफ द पीट्स इंडिया एक्ट. पीट्स इंडिया एक्ट में जो डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ था उसको हटा दिया जाता है. दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रपोज्ड बाय गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो दिया था उसको खत्म कर दिया जाता है. द इंडियन सिविल सर्विस वाज टू बी instituted for the administration of the country. There was provision for the Indian also to be admitted to the service. It was decided that the remaining Indian princes and chiefs, more than 560 in members, would have been implemented status provided they accept British suzerainty. तो प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश के अधीन होना चाहते थे उनको भी, उनके टेरिटरी को भी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, इसमें जो हेयर्स होता है मतलब अगला आने वाला संतान होता है जो राजा बनेगा, अगर वो ओरिजिनल राजा का नहीं है, किसी और का एडॉप्टेड है, तो फिर वो टेरिटरी ब्रिटिश का अधीन हो जाती थी. ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं. द इंडियन सिविल सर्विस, हाँ, तो इंडियन सिविल सर्विस को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, देयर वाज Indian civil service was to be instituted for the administration of the country. There was provision for the Indian also to be. तो इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन को भी इंक्लूड किया जाने लगा था. फीचर्स क्या हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा. इंडियन टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन वर टू बी गवर्न द नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन. तो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ये सारे नियम कानून गवर्न होते थे. द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्क्रैप्ड, इन दोनों को हटा दिया गया. द पावर ऑफ कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तो कंपनी के कोर्ट डायरेक्टर का जो पावर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास चला जाता है. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was to be British MP and a member of the Prime Minister's cabinet. He was to be assisted by the council of 15 members. तो ये सेक्रेटरी जो था ब्रिटिश का मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का एक बंदा था जिसको असिस्ट सहायक करने के लिए 15 मेंबर और थे. ही वॉज ऑल्सो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो कम्युनिकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच यही करता था जो सेक्रेटरी होता था. ही ऑल्सो हैड द पावर एंड टू सेंड सीक्रेट dispatches to India without consulting his council.
तो सीक्रेट जो बातें थी, विदाउट कंसल्टिंग हिज काउंसिल, बिना काउंसिल को बताए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो सेक्रेटरी और ब्रिटिश काउंसिल के बीच इस तरीके से हुआ करती थी। वाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स। तो सेक्रेटरी के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन कर सकती। फैक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड स्टैनली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बेंजामिन डिसराएल, वाज अपोज टू द क्राउन डायरेक्टली रूलिंग इंडिया। ये डायरेक्ट रूल को अपोज करते हैं जो क्राउन का रूल होता है इंडिया में, बट हिज फेलो एमपीज डिडंट एग्री विद हिज व्यूज। तो उनके जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट, वो इस बात को एग्री नहीं करते हैं with his views, and the bill passed the House of Commons easily। और इस तरीके से बिल जो होता था वो हाउस ऑफ कॉमन्स के थ्रू पास इजीली हो जाता था, ठीक है। उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सेक्रेटरी और क्राउन के सहमति से ही ये रूल पास होके एक्ट बन जाता था। द बिल, द फर्स्ट जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू बी नोन एज वायसरॉय ऑफ इंडिया, इट इज फाइन, एंड देन इट इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, any of his secretary of system was created to assist the viceroy, also fine। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है ना। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग होते हैं और इन्होंने ही पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1858 से 62 तक। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। The Indian Council Act 1861 was an act of British Parliament that made significant changes in Governor General's Council। तो गवर्नर जनरल काउंसिल में सिग्निफिकेंट चेंज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट लाया गया था। क्या प्रोविजन थे इसके? फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल अ फिफ्थ मेंबर वाज एडेड, नाउ देयर वर फिफ्थ मेंबर फॉर होम। पहले 4 हुआ करते थे, 5वां मेंबर और ऐड हो गया, जैसे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फिनेंस, है ना, अपना टेरिटरी को देखने के लिए, फिर मिलिट्री, फिर लॉ, नियम कानून, जस्टिस के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अ 6 मेंबर ऑफ पब्लिक वर्क्स वाज एडेड 1874। Lord Canning, who was the Governor General and Viceroy at the time, introduced the portfolio system. In this system, each member was assisted a portfolio of particular department. For legislative purpose, the Governor General Council were enlarged. Legislative purpose के लिए गवर्नर जनरल के काउंसिल को और बढ़ा दिया गया। Now there were to be between 6 and 12 additional members। फिर उसके बाद 6 से 12 एडिशनल मेंबर और हो गए, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट हुआ करते थे। देयर वर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता था। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर्स वर टू बी नॉन ऑफिशियल, ब्रिटिश और इंडियन कोई भी हो सकते हैं, है ना, हाफ मेंबर्स। देन फंक्शन वर confined to legislative measures। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का है। क्या इसमें? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, आल्सो एनलार्ज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड gave them the power of discussing budget, address question to executive council। दो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हो गया, जो अभी का प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जैसा सिस्टम होता था, कुछ वैसा ही सिस्टम इंट्रोड्यूस होने लगा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज फॉर्म्ड इन 1885। देयर वाज growing feeling of nationalism and this lead to INC to put forth some demand for the British authority. One for their demand was reform and legislative council। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आज का जो कांग्रेस है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 में ही हो जाता है।
कुछ डिमांड्स जो ब्रिटिश अथॉरिटी के थ्रू रखनी थी, और नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी वो यहीं से शुरू होती है लोगों के बीच, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। दे ऑल्सो वांटेड द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन। तो जो नॉमिनेशन के थ्रू नियुक्ति होती थी, अब वो इलेक्शन के थ्रू नियुक्ति, ऐसा डिमांड किया गया। द INC also wanted the right to hold discussion and financial matter which was hitherto not allowed। तो फाइनेंशियल मैटर्स को देखना। फिर उसके बाद वायसराय एट टाइम लॉर्ड डफरिन, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। सेट अप कमिटी टू लुक इनटू द मैटर बट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिडंट एग्री टू द प्लान ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करते थे। He however agreed the representation by way of indirect election, indirect election को के लिए एग्रीमेंट हुआ था। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ? रिचर्ड एस्टन क्रॉस, फर्स्ट विस्काउंट क्रॉस। टेरिटोरियल एक्सटेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन, इसमें भी टेरिटरी का एक्सटेंट हुआ, जो क्षेत्र थे। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कहाँ से इनेक्ट होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। रॉयल एसेंट मिलता है 1892। कमेंस लागू कब होता है? फरवरी 1893। स्टेटस क्या है? रिपील्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।